हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि आप सब लोग खुश रहें। चाहे लाइफ में जो भी करें, खुश रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम को और एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक पॉइंट और हर एक डायग्राम को कवर करेंगे। इसके अलावा मैं अपने साथ कुछ नोट्स और कुछ डायग्राम्स लेकर आई हूँ जो कि एक्स्ट्रा हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो मेरा नाम है रीबा जमशेद और इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। हम सबको पता है कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, बोन से और कार्टिलेज से, और ये दोनों मिलकर बॉडी का फ्रेमवर्क मानी ढांचा फॉर्म करते हैं। फिर आगे ये जो 3 लाइंस दे रखी है ना, वो एकदम फालतू हैं। मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, वरना आप फिर बोलोगे ये तो छोड़ ही दिया मैम ने। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना, वो बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा आपसे इमेजिन करने के लिए बोला गया है, तो आप लोग इमेजिन करिए कि आप खाना खा रहे हो पर आपके पास जॉ बोन नहीं है, तो आप खाना कैसे खाओगे, या फिर आप कैसे चलोगे अगर आपके पास आपकी लेग्स नहीं हो। तो यही सब इसमें लिखा है। एनीवेज, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। देखो, जो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है ना, वो एनसीईआरटी को पूरा मार्कर से पेंट करने का मतलब एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है। आप एनसीईआरटी के कुछ मेन और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया कीजिए ऐसे, ठीक है। इससे आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो बोन और कार्टिलेज ये दोनों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। द फॉर्मर हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स एंड latter has slightly pliable matrix due to chondroitin salts। बोन जो होती है वो हार्ड होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कार्टिलेज होती है ना, वो स्लाइटली प्लाइएबल होती है। स्लाइटली प्लाइएबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि सॉफ्ट हो और उसको हम बेंड करें तो वो टूटे ना, ठीक है। तो कार्टिलेज स्लाइटली प्लाइएबल होती है क्योंकि उसके अंदर होते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम बोन को तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो टूट जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डू नॉट ट्राई एट होम, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। ह्यूमन बीइंग का जो ढांचा होता है वो टोटल 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें कुछ कार्टिलेज होते हैं। इट इज़ ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन्स, द एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर में। एक्सियल स्केलेटन की बात हो रही है आगे। Axial skeleton comprises 80 bones distributed along the main axis of the body। Axial skeleton में टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं और बॉडी की मेन एक्सिस जो होती है ना, इसकी हड्डियाँ वहाँ पर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जैसे कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। ये चारों जो बोन्स होती हैं वो बॉडी के मेन एक्सिस पर होती हैं। द स्कल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स। स्कल के पास 2 सेट्स होते हैं बोन्स के। देखो, ये पूरा है स्कल का डायग्राम, ठीक है। ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ये वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेनियम और ये वाले पार्ट को बोलते हैं फेशियल, ठीक है। इसके बारे में दे रखा है पीछे। तो ये जो टोटल बोन्स होती है ना, ये टोटल 22 बोन्स होती हैं। इस पूरे स्कल में 22 बोन्स दे रखी है एनसीईआरटी में, बट दिस इज़ नॉट ट्रू।
क्यों, मैं आगे आपको समझा दूंगी। क्या दे रखा है कि 22 बोन्स होती हैं स्कल में, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। Cranial bones are 8 in number. They form the hard protective outer covering cranium for the brain. देखो, ये वाली जो बोन है वो क्रेनियम होती है। अब इसके अंदर होता है ब्रेन, तो ये जो बोन होती है ना वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये हम समझ गए। The facial region is made up of 40 skeletal elements which form the frontal part of the skull. देखो, ये जो फेशियल बोन्स होती है ना ये टोटल 14 होती है नंबर में। ठीक है, आपके चांद से रोशन चेहरे में टोटल 14 बोन्स होती हैं एंड दे फॉर्म्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। ये आगे वाला हिस्सा है ना स्कल का। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम। फिर आगे दे रखा है A single U-shaped bone called hyoid is present at the base of buccal cavity and it is also included in skull. इसको अंडरलाइन कीजिए, it is also included in skull को। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं कि हायोइड बोन कहाँ है। तो ये रही हायोइड बोन, और हायोइड बोन को ना इन्होंने स्कल में ही इंक्लूड किया है। हायोइड बोन से ना जो हमारी टंग होती है वो अटैच होती है। ईच मिडिल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, कलेक्टिवली कॉल्ड एज एयर ऑसिकल्स। देखो, जो एयर होता है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर मतलब बाहर वाला पार्ट जहाँ पर आपका एयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। तो ये जो 3 बोन्स है ना, मैलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों बोन ना मिडिल एयर में प्रेजेंट होती हैं और इन तीनों बोन्स को एक साथ बोलते हैं एयर ऑसिकल्स। इसमें से जो स्टेपीज वाली बोन है ये बहुत फेमस बोन है। आप लोग तो फेमस नहीं हो, लेकिन दिस बोन इज़ वेरी फेमस बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, नेक्स्ट ये वाली जो लाइन जो मैं आगे पढ़ने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिए। The skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 occipital condyles. ठीक है, तो जो स्कल वाला रीजन होता है ना वो आर्टिकुलेट करता है। आर्टिकुलेट मतलब जुड़ता है। सुपीरियर रीजन वर्टिब्रल कॉलम, सुपीरियर रीजन वर्टिब्रल कॉलम का जो सुपीरियर रीजन है उसको हम बोलते हैं एटलस। एटलस फर्स्ट वर्टिब्री को बोलते हैं। तो जो स्कल का बेस वाला पार्ट होता है ना, स्कल के बेस वाले पार्ट को बोलते हैं ऑसिपिटल। उससे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स निकलते हैं। जैसे अगर ये ऑसिपिटल बोन है तो यहाँ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स निकलते हैं जो कि एटलस से अटैच हो जाते हैं। सपोज करो ये वाली जो बोन है वो एटलस है इससे ये अटैच हो गए, तो इसको बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ये मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म में सपोज़ करो ये ऑसिपिटल बोन है, सिर्फ इससे एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल निकले तो उसको बोलते हैं मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया फ्लो में। अब हम नेक्स्ट डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। तो ये वाली जो बोन है ना वो होती है ऑसिपिटल बोन, और ये रहा ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल बोन 1 होती है नंबर में। फिर बात करते हैं टेम्पोरल बोन की। तो जो टेम्पोरल बोन होती है वो इस साइड होती है, कान की साइड होती है, और ये 2 होती है नंबर में। सेम दूसरी साइड इसी जगह पर ये वाली बोन प्रेजेंट होगी।
फिर बात करते हैं टेम्पोरल तो हो गई, पैराइटल बोन की। तो पैराइटल बोन ये रही, और ये भी दो होती हैं सेम इस साइड, दूसरी बोन ये वाली पैराइटल होगी। फिर आते हैं फ्रंटल बोन में। फ्रंटल बोन फ्रंट वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, जहाँ पर हम फीवर, हाथ रख के फीवर महसूस करते हैं। तो एफ फॉर फीवर, एफ फॉर फ्रंटल। फिर होती है एक स्फिनॉइड और एक इथेमॉइड। तो ये जो सारी बोन्स हैं ये आती है स्कल के क्रेनियम वाले पार्ट में। अब बात करते हैं फेशियल बोन्स की। तो पहली बोन होती है लैक्रिमिनल, दे आर 2 इन नंबर। लैक्रिमिनल बोन में लैक्रिमिनल सैक होता है जो कि स्टोर करता है टीयर्स को। फिर आते हैं नेज़ल बोन की तरफ। तो इट इज़ ऑल्सो 2 इन नंबर। जाइगोमेटिक बोन, दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर, और इसको चीक बोन भी बोलते हैं, चीक बोन। फिर मैग्जिला, इट इज़ ऑल्सो 2 इन नंबर। मैग्जिला को अपर जॉ भी बोलते हैं। अब तक हमने जो भी बोन्स पढ़ी स्कल में वो इमूवेबल थी, उसको हम अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते। पर स्कल में सिर्फ एकलौती ऐसी बोन है जिसको हम मूव कर सकते हैं, और उसका नाम है मैंडिबल। इसको बोलते हैं जॉ बोन, या फिर लोअर जॉ बोन भी इसको बोलते हैं, और इसको हम मूव कर सकते हैं, इट इज़ मूवेबल। एक बोन और होती है जो इधर साइड होती है, उसका नाम होता है वूमर, और ये भी एक होती है नंबर में। तो बाकी सारी बोन्स तो दो दो होती हैं, बट वूमर और मैंडिबल ये दोनों ऐसी बोन है फेशियल रीजन में जो नंबर में एक एक होती हैं। तो उसको याद रखना काफ़ी इजी हो जाएगा अगर हम इसको इस तरीके से याद रखें। तो अब तक हमने जितना पढ़ा है वो मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है। तो एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर की तो हमने अभी बात नहीं की, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन को फिर हमने समझा कि इसमें आता है स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। स्कल के ये सारे पार्ट्स हमने पढ़े, क्रेनियम, फेशियल, हायोइड, एयर ऑसिकल। तो टोटल 29 बोन्स हो गई। स्टर्नम एक होती है नंबर में, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती है, रिब्स में 24 होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। Our vertebral column is formed by 26 serially arranged units called vertebrae. वर्टिब्रल कॉलम के हर एक यूनिट को वर्टिब्री बोलते हैं, और ये टोटल 26 होती है नंबर में। एंड इज़ डॉर्सली प्लेस्ड। डॉर्सली मतलब ये वाले पार्ट को डॉर्सल बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को डॉर्सल बोलते हैं, और आगे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल। इट extends from the base of buccal cavity and constitute the main framework of the trunk. ये स्टार्ट होती है स्कल के बेस से, और ये मेन फ्रेमवर्क बनाती है ट्रंक का। ट्रंक कहते हैं उस पार्ट को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रंक है, और इसी ट्रंक से सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि ये हाथ और ये पैर। तो ये जो बॉडी का मेन फ्रेमवर्क है ये फॉर्म करती है, और इसको बोलते हैं ट्रंक। ओके। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन कॉल्ड न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। हर वर्टिब्रे के अंदर एक होल होता है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, जिसको न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं, वो पास होती है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज़ एटलस। एटलस के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, हम ये भी पढ़ चुके हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट 7 वर्टिब्री है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री।
सर्वाइकल वर्टिब्री 7 इन नंबर, इसको डायग्राम्स में ही डिनोट कर लेते हैं। फिर आते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, इट इज़ 12 इन नंबर। फिर आती है लंबर, दे आर 5 इन नंबर। सैक्रल 1 फ्यूज्ड और कोकिजल 1 फ्यूज्ड, अब इसका क्या मतलब है? तो जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं ना, तो सैक्रल की 5 वर्टिब्री होती है, बट जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहता है वो पांचों वर्टिब्री एक साथ फ्यूज़ हो जाती है और एक सैक्रल 1 फ्यूज फॉर्म करती है। तो ये रही सैक्रल, दिस इज़ 1। और ऐसे ही कोकिजियल होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दे आर 4 इन नंबर, पर ये जो चारों कोकिजियल बोन होती है वो फ्यूज़ हो जाती है और एक बन जाती है, तो ये रही कोकिक्स। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर 7 होता है इन मैमल्स। ओके, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन होता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड जो कि ब्रेन का ही पार्ट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड इट सपोर्ट्स द हेड and serves as a point of attachment for the ribs and musculature of the back। मानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है हेड को। हेड बेसिकली इसी पर ही तो रखा होता है, ठीक है। एंड जो रिब्स होती है ना, रिब्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, उसको अटैचमेंट भी वर्टिब्रल कॉलम पीछे से जो अटैचमेंट होता है ना रिब्स का, वो यही प्रोवाइड करती है। स्टर्नम इज़ अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरेक्स। स्टर्नम के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पार्ट को बोलते हैं स्टर्नम। अब बात करते हैं रिब्स की। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर मतलब अगर एग्जामिनर पूछे कि टोटल कितनी बोन्स होती हैं रिब्स में, तो टोटल होंगी 24। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि कितने पेयर होते हैं रिब्स के, तो आप जवाब देंगे 12। ओके, ईच रिब इज़ अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। जो रिब होती है ना वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है और आगे से ये स्टर्नम से अटैच होती है। आगे का मतलब मैंने आपको बताया था वेंट्रली, और पीछे मतलब डॉर्सली। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस ऑन द डॉर्सल एंड हैंस कॉल्ड बाइसेफेलिक। ये पॉइंट बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज़ करिए ये है एक वर्टिब्री, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट इट्स ओके। और ये सपोज़ कीजिए ये है एक रिब, तो ये इस पार्ट से अटैच है और एक इस पार्ट से, ये ऐसे अटैच है। तो ये 2 पॉइंट से अटैच है, एक यहाँ एक यहाँ, इसलिए इसको बोला है बाइसेफेलिक। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। तो डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी रिब्स आती हैं, मतलब फर्स्ट से 7 तक, ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं। मतलब पीछे से तो ये पीछे से तो ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होगी और आगे से ये स्टर्नम से अटैच होगी, पर ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती। इट इज़ अटैच बाय हाइलिन कार्टिलेज। जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ ये हाइलिन कार्टिलेज है, तो इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। आगे लिखा है डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो मार्क कर लीजिए, दिस इज़ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। कौन से कार्टिलेज से ये जुड़ी होती है? तो हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती है। फिर आगे चलते हैं, द 8th, 9th एंड 10th
pair of ribs do not articulate directly with the sternum but join the seventh rib with the help of hyaline cartilage. तो जो 8th, 9th और 10th वाली जो रिब्स होती है वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती, बट इट इज़ अटैच टू 7th रिब, 7वीं जो रिब है उससे ही अटैच होती है with the help of hyaline cartilage. That is why it is called as false ribs. नेक्स्ट आती है 11th और 12th रिब. तो ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं. ये किसी से अटैच नहीं होती, बस ये वर्टिब्रल कॉलम से पीछे की साइड से अटैच होती है, लेकिन आगे की साइड से ये किसी से अटैच नहीं होती, फ्री होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स. Last two pair 11 and 12th of ribs are not connected ventrally and are therefore called floating ribs. Thoracic vertebrae, ribs and sternum together forms rib cage. Thoracic vertebrae, sternum और ये जो ribs हैं ये सारी मिलकर फॉर्म करती हैं rib cage. And it is मतलब ये जो rib cage है ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ट को, लंग्स को. ठीक है, तो ये बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट चलते हैं हम अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ. तो एक बार हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं. तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती हैं और इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, लिम्स और गर्डल्स. लिम्स मतलब अपर लिम्स और लोअर लिम्स. अपर लिम्स में आते हैं हमारे हैंड्स और लोअर लिम्स में आते हैं लेग्स. अपर लिम्स मतलब हैंड की बात करें तो दोनों हाथों में 30-30 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं. मतलब एक हाथ में टोटल 30 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ये हम आगे पढ़ेंगे. और गर्डल की बात करें तो गर्डल दो होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक. पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 हड्डियाँ होती हैं और पेल्विक में टोटल 2 हड्डियाँ होती हैं. अब नेक्स्ट हम इसको और डीपली पढ़ते हैं ताकि हम और अच्छे से इसको समझ पाएँ. द बोन ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स कंस्टिट्यूट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. जो लिम्स होते हैं और गर्डल्स ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन. ईच लिम्ब इज़ मेड अप ऑफ 30 बोन्स. हर लिम्ब में 30 हड्डियाँ होती हैं, चाहे वो अगर हम बात करें हाथ की, पैर की, इन दोनों में हर लिम्ब में 30 हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं. द बोन्स ऑफ द हैंड forelimb are humerus, radius, ulna, carpals, wrist bone 18 नंबर, मेटाकार्पल्स, phalanges. ये सब हम डायग्राम में देखते हैं ताकि हम और अच्छे से इसको समझ पाएँ. देखो क्या बोल रहे हैं. हैंड में ह्यूमरस होती है एक, फिर रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पल 8 होती है नंबर में. ठीक है, मेटाकार्पल 5 होती हैं और फेलेंजिस 14 होती हैं. कार्पल को बोलते हैं व्रिस्ट बोन. ठीक है, मेटाकार्पल को बोलते हैं पाल्म बोन. फेलेंजिस को डिजिट्स भी बोलते हैं. फेलेंजिस में टोटल 14 बोन्स होती हैं. ठीक है, फिर आते हैं लेग्स की तरफ. तो लेग्स में देख लेते हैं कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं. तो फीमर, डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं इसे. तो फीमर 1, टीबिया 1, फिब्यूला 1, टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5 और फेलेंजिस 14. तो ये टोटल कितनी बोन्स हो गई? ये टोटल अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये 29 बोन्स हुई. बट मैंने तो आपको बताया था कि लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं, तो एक बोन कहाँ चली गई? तो ये रही. ये जो ट्रायंगुलर बोन है ना, इसको बोलते हैं पटेला. तो एक बोन ये रही, तो ये टोटल हो गई 30 बोन्स. तो यहाँ पर भी यही सब दे रखा है. एंड पटेला को नी कैप भी बोलते हैं. अब मूव करते हैं हम इस चैप्टर के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट की तरफ,
जो कि बच्चों को कम ही समझ आता है। तो NCERT तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम डायग्राम्स की मदद से उसको समझते हैं। देखो, पेक्टोरल गर्डल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो हड्डियों से मिलकर बना होता है। पहली हड्डी का नाम है स्केपुला। स्केपुला एक ट्रायंगुलर बोन है जो कि फ्लैट है, और दूसरी बोन है क्लेविकल। ये रही क्लेविकल। ओके, तो स्केपुला से ना एक उभरा हुआ पार्ट निकलता है जिसको बोलते हैं स्पाइन। इस वाले पार्ट को, जो कि आगे ना थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये जो थिक वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, और इसी से ही जो क्लेविकल है वो अटैच होता है एक साइड से, और दूसरी साइड से क्लेविकल अटैच होता है स्टर्नम से। ठीक है। ग्लेनॉइड कैविटी के नीचे एक डिप्रेशन होता है, जिससे जो ह्यूमरस होता है ना, उसका हेड उसके अंदर होता है, और इसको बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। तो डायग्राम्स की मदद से आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। एक बार NCERT पढ़ते हैं ताकि हम और ज़्यादा ईज़िली समझ पाएँ इसे। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब रेस्पेक्टिवली विद द एक्सल स्केलेटन। तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल का काम क्या है? तो इसका काम है अटैचमेंट प्रोवाइड करना, आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करना अपर और लोअर लिम्ब का विद एक्सल स्केलेटन। देखो, ये रहा एक्सल स्केलेटन। ओके, ये है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये जो गर्डल है, पेल्विक गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल, ये दोनों जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सल स्केलेटन के साथ अटैच करते हैं। Each half of pectoral girdle consists of clavicle and a scapula. ये स्केपुला और क्लेविकल से मिलकर बना होता है, इसका हर एक हाफ। स्केपुला इज़ अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड एट डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरेसिक बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवन्थ रिब। इसकी जो लोकेशन होती है वो सेकेंड रिब से सेवन्थ रिब तक होती है। The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called spine. इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। Which projects as a flat expanded process called acromion process, जिससे clavicle का head attach होता है आगे की तरफ। The clavicle of scapula has a slightly elevated ridge called spine. Sorry, ये गलत एडिटिंग हो गई, हमें यहाँ से पढ़ना है कि द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस मतलब एक्रोमियन प्रोसेस से। ठीक है। बिटवीन द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड ग्लेनॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ ह्यूमरस से और फॉर्म करती है शोल्डर जॉइंट को। Each clavicle is a long slender bone with two curvature. This bone is commonly called as collar bone. Clavicle को collar bone बोलते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो clavicle होती है ना, वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है, इस साइड से अटैच हो गई, सपोज़ ये एक्रोमियन प्रोसेस से इस साइड से अटैच हो गई ये स्टर्नम से। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ ना वो ये है कि इसके दो कर्वेचर होते हैं, जैसे कि एक कर्वेचर इसका ये हो गया और एक कर्वेचर इसका ये हो गया। तो जो लाइन हमने पढ़ी इसका मतलब ये है, पेल्विक कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन्स। पेल्विक गर्डल में दो बोन्स होती हैं जिनका नाम होता है कॉक्सल बोन। ईच कॉक्सल बोन इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स
कॉल्ड एज इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। हर जो कॉक्सल बोन होती है वो 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबोव बोन्स इज़ अ कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम। एक पॉइंट होता है जहाँ पर ये तीनों बोन आपस में मिलकर एक कैविटी फॉर्म करती है, जिस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम, टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट विद। जिससे जो थाई बोन मतलब जो फीमर होती है वो इस चीज़ से अटैच होती है, आर्टिकुलेट होती है। ओके, द 2 halves ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस जॉइंट। ये जो दोनों बोन होती है, दोनों बोन मतलब जो कॉक्सल बोन होती हैं, वो आपस में अटैच होती है एक कार्टिलेज से, और उस कार्टिलेज का नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। वेंट्रली अटैच होती है। वेंट्रली मतलब आगे की साइड से। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ऐसे कि ये वाला जो पार्ट है रेड वाला, मैं ब्लैक मार्कर ले लेती हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं इलियम, ILIUM। अब मैं इसकी स्पेलिंग क्यों पढ़ रही हूँ, वो इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि एक वर्ड और होता है इलियम। ये दोनों प्रोनाउंस तो सेम ही होते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इलियम, ये वाली जो इलियम है वो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, लेकिन ये वाली जो इलियम है वो हड्डी होती है। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर इससे कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये जो हमने ब्लू कलर में इसको कर रखा है, इस बोन का नाम होता है प्यूबिस, और ये जो ग्रीन कलर की बोन है इसका नाम होता है इस्चियम। मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है, बट इट्स ऑल राइट, आप समझ जाएंगे। इन तीनों बोन्स से मिलकर एक कैविटी बनती है। ये वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं एसिटाबुलम। और इसी से ही इसी से ही सपोज करो ये फीमर है, ये ऐसे अटैच हो गई, ठीक है। फिर ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये कार्टिलेज होता है जो इन दोनों कॉक्सल बोन को, ये जो दोनों कॉक्सल बोन है ये इससे अटैच होती है वेंट्रली। प्यूबिक सिम्फाइसिस इसका नाम है। और पीछे से अगर देखो, मतलब डॉर्सली अगर आप देखें तो ये सैक्रम से अटैच है। तो ये याद रखना कि डॉर्सली इट इज़ अटैच विद सैक्रम एंड वेंट्रली इट इज़ अटैच विद प्यूबिक सिम्फाइसिस, दैट इज़ अ कार्टिलेज। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं आपके गर्डल्स। अब शुरू करते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। जॉइंट्स हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, लोकोमोटरी मूवमेंट्स करने में। जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। मतलब जो बोन्स होती है, सपोज़ करो एक बोन है जो बोन से अटैच हो रही है, या फिर एक बोन है जो कार्टिलेज से अटैच हो रही है, तो वो आपस में डायरेक्टली नहीं अटैच होती, वो जॉइंट्स के थ्रू अटैच होती है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो कम समझ आती है, तो इस पे हम समझ लेते हैं इसे कि फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज़ यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट्स एज एस फुलक्रम। ओके, 1 सेकेंड। आपने सीसॉ तो झूला होगा। सीसॉ एक झूला होता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, 1 मिनट रुको। सपोज़ करो ये है सीसॉ और ये है उसके बीच वाला पार्ट। सपोज़ करो आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पे एक मोटा सा इंसान बैठा है, बहुत मोटा सा। तो ये सीसॉ कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स ये सीसॉ इधर जाएगा, ठीक है। पर आपको इसको नीचे नहीं जाने देना, तो आप क्या करेंगे? आप अपना वेट बढ़ाएंगे,
अब आप अपना वेट कैसे बढ़ा सकते हैं? वेट कोई बढ़ा सकता है भला? तो आप हार जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं इस टाइम। सपोज़ करो ये जो सीसॉ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो है बोन, ये है बोन, और इसका ये वाला पार्ट है फल्क्रम, फल्क्रम, ये वाला फल्क्रम। तो जब कोई फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ ढकेल रही है, पर ये नीचे की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि इसकी हेल्प कर रही है इसकी मसल्स। बोन्स में जो मसल्स अटैच है, हम बेसिकली स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, वो इसको नीचे नहीं जाने देगी, रोकेगी। इसको और आसानी से हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि सपोज़ करो आपने हाथ में एक बहुत भारी चीज़ पकड़ी हुई है, लेकिन वो जो भारी चीज़ है वो आपको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है कि आप नीचे की तरफ अपना हाथ को बेंड करें, लेकिन हाथ को बेंड होने से आपकी मसल्स रोक रही हैं आपको। तो ये लाइन यही कहना चाह रही है कि फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज़ यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर जॉइंट्स एक्ट एज फल्क्रम। जॉइंट को बोला गया है फल्क्रम की तरह। द मूवेबिलिटी at these joints vary depending on different factors। जो मूवेबिलिटी होती है इन जॉइंट्स की वो डिफरेंट फैक्टर्स पे प्रेजेंट करती है कि उस जॉइंट में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है। जॉइंट भी 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो फाइब्रस जॉइंट में कोई भी मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होती। नो मूवमेंट इज़ प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल है क्रेनियम। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है, और ये जॉइंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, जो आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब है सबसे स्पेशल जॉइंट जिसका नाम है साइनोवियल जॉइंट। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मूवमेंट इसमें प्रेजेंट होती है, और इसके एग्जाम्पल है ये सब। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बॉल एंड सॉकिंग जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। आई विल शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कि ये वाली बोन ह्यूमरस है, ये रहा पेक्टोरल गर्डल। तो इन दोनों के बीच में एक जॉइंट है, जॉइंट प्रेजेंट है, वो है बॉल एंड सॉकिंग जॉइंट। ओके, तो मैंने आपको दिखा भी दिया। नेक्स्ट ग्लाइडिंग जॉइंट, जो कि कार्पल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, जो हमारा नी जॉइंट होता है, ये वाला जो जॉइंट है, इसमें प्रेजेंट होता है हिंज जॉइंट। ओके, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटिलस एंड एक्सिस। एटिलस एंड एक्सिस क्या होता है? एटिलस फर्स्ट वर्टिब्रे का नाम है और एक्सिस दूसरी वर्टिब्रे का नाम है, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है पाइवोट जॉइंट। फिर आता है सैडल जॉइंट, जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में प्रेजेंट होता है ऑफ थंब। जब आप किसी को अंगूठा दिखाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सैडल जॉइंट। अब इस क्लास का आखिरी टॉपिक जो है डिसऑर्डर्स। तो पहला डिसऑर्डर है मायस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि सपोज़ करो हमारी बॉडी के अंदर एक पैथोजन आया। पैथोजन का मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया हो या फिर कोई वायरस हो जो कि डिसीज़ कॉज करे आपके बॉडी के अंदर जाकर, तो आपका इम्यून सिस्टम ना एकदम एक्टिव हो जाएगा, एकदम, है ना, मतलब उसको मारने की कोशिश करेगा वो, ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो अच्छी चीज़ है ना, ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड थिंग, बट अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके ही किसी ऑर्गन के ख़िलाफ़ अपनी जो पावर है वो दिखा रहा है, अपने ही ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर रहा है पैथोजन समझ के, तो उस फेनोमेनन को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इस बीमारी में अपने ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये बर्बाद कर देता है, जो कि इसकी वजह से जो मसल्स होती है वो
थकने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं और अंत में उसको पैरालाइज होना पड़ता है। दूसरी बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर उस डिसऑर्डर को कहते हैं जो जीन्स में ख़राबी की वजह से होता है। सपोज़ कोई जीन ख़राब हो गया, या फिर कोई जीन डिलीट हो गया है, या फिर कोई जीन प्रोटीन बनाने में असक्षम है, तो इस वाली डिसीज़ में ना एक प्रोटीन होता है, वो नहीं बनता। उस प्रोटीन का नाम होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जिसकी वजह से जो मसल है वो डीजनरेट होने लगती है। फिर नेक्स्ट है टिटेनी। जब बॉडी की जो फ्लूइड में कैल्शियम लेवल जब कम होने लगते हैं, और उसकी वजह से जो मसल होती है ना उसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। इतनी तेज़ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और इट इज़ वेरी पेनफुल। ठीक है। अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में सूजन आना। एक बीमारी है जो सबसे नीचे लिखी है, वो है गाउट। अगर सूजन आ रही है जॉइंट्स में, बट यूरिक एसिड के क्रिस्टल के इकट्ठे होने की वजह से, तो उसको बोलते हैं गाउट। पर अगर सूजन आ रही है उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। पर अगर सूजन यूरिक एसिड की वजह से आ रही है तो उसको बोलते हैं गाउट। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। लास्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे अगर हम देखें कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी गिर जाएं तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। एंड इट इज़ बिकॉज उनमें ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों में हड्डियों का जो बोन मास है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से उनके जो चांस हैं फ्रैक्चर के वो बढ़ जाते हैं। तो ये होता है हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो आप वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी एक अलग से वीडियो डालकर आपको समझा दूँगी। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।